नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं फिर से भूतिया पहाड़ की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग ये दोनों काम अच्छा से कर लीजिए। मैं इस वीडियो पे 300 लाइक का टारगेट रखा हूं। देखते हैं कि आप सब ये 300 लाइक का टारगेट पूरा कर पाते हैं या नहीं। पिछली वाली वीडियो भूतिया कुआं पे आप लोग का प्यार बहुत कम मिला है। जाके वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। हाँ, तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिजलियां का तांडव शुरू हो चुका था। तेजी से गिरती बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कार भर गिर रही थी। निखिल और वर्षा अपनी खराब हुई कार में ऊटी के कंचन पहाड़ के कच्चे रास्ते पर फंसे हुए थे। वहां ना मोबाइल का नेटवर्क था और ना ही किसी तरह की मदद की आशा। हर जगह बारिश से धुंधला नजर आ रहा था। उनकी कार की हेडलाइट भी खराब हो चुकी थी। वर्षा ने सहमे हुए अंदाज में निखिल की ओर देखकर कहा, उन गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी, निखिल की कंचन पहाड़ के इलाके पर मत आना। पर तुम्हें जंगलों से इतना प्यार है कि कहीं भी दिख जाए चले आते हो। मुझे क्या पता था कि अचानक मौसम खराब हो जाएगा। वर्षा, आज की रात कार में ही काटनी पड़ेगी। सुबह हमें कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी। मदद? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कंचन पहाड़ के जंगल में कितनी अंदर आ चुके हैं। यहां किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है। गांव वालों ने सही बोला था कि यहां शैतानी शक्तियों का वास है। वर्षा, गांव के लोग तो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। शैतानी शक्तियां, भूत प्रेत, सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। सुबह से हम इस जंगल के रास्ते में थे, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। पता नहीं अब कैसे निकलेंगे। यहां से जाने का रास्ता भी एक ही है और इस कार को भी यही खराब होना था। इतना कहकर वर्षा खामोश हो गई। वह अंदर से बेहद डरी हुई थी, क्योंकि वहां से आने और जाने का केवल एक ही रास्ता था, जो कि बारिश की वजह से बंद हो चुका था। निखिल और वर्षा काफी देर कार के अंदर बैठे रहते हैं, मगर बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार के अंदर बैठे बैठे वर्षा थक चुकी थी। अब उसे डर के साथ साथ झुंझलाहट भी हो रही थी। झल्ला कर वर्षा ने कार की विंडो खोली। उसने अपना हाथ विंडो से जैसे ही बाहर निकाला, वह डर से बुरी तरह चीख उठी। वर्षा के अचानक चीखने से निखिल भी बेहद घबरा गया, मगर निखिल ने जो देखा उसे देखकर वो भी सहम गया। वर्षा के हाथ पर बारिश बूंदे नहीं, खून की बूंदें थीं। बाहर खून की बारिश हो रही थी। दोनों डर से कांप उठे। निखिल ने डरते डरते बारिश में अपना हाथ जैसे ही बाहर निकाला, तभी एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत ने अपने नुकीले पंजों से उसका हाथ काट लिया। निखिल बुरी तरह चीख उठा। कुछ देर बाद उन दोनों की खों से कंचन पहाड़ का सारा जंगल गूंज उठा। इस घटना के कुछ दिन बाद ट्रिप की तैयारी हो चुकी थी। सभी लॉन्ग ड्राइव पर अपने सफर पर निकलने वाले थे, जिसमें नैना, निधि, राहुल और अर्जुन थे। नैना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह अंदर ही अंदर अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। अर्जुन एक हैंडसम लड़का था। उनके ग्रुप में एक लड़का और था जो बेहद सीधा साधा था। उसका नाम सैंडी था। जब उसने सुना उसके दोस्त एल ड्राइव पर जा रहे हैं, तो वो भी आ गया और हकला हुए बोला, सुनो दोस्तों, क्या क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, ये ट्रिप हमारे जैसे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। ये सुनते ही सभी उस पर हंसने लगे। हाँ, जाकर किसी बच्चों की ट्रिप पर जा। अरे ऐसा मत बोलो बेचारे को। थैंक यू नैना जी, सिर्फ आप ही हमें समझती हैं। नैना ने अपने दोस्तों से आहिस्ता से कहा, सुनो दोस्तों, इस बेवकूफ को अपने साथ ले लेते हैं। कोई नौक भी तो चाहिए ना, साथ में है ना, सही कहा तुमने। नैना निधि सैंडी की ओर देखकर बोली, ठीक है सैंडी, तुम हम सबका सामान उठाकर कार में रख दो और तुम भी हमारे साथ चलो। ओके। सैंडी के सीधेपन का उन सभी ने फायदा उठाया। सैंडी ने सभी सामान कार में रख दिया। सभी ट्रिप पर जाने के लिए निकल गए।
सैंडी को सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। कुछ घंटों के बाद वह सभी ऊंटी की पहाड़ियों पर एक ढाबे में कुछ खाने के लिए बैठे। वह सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ढाबे के मालिक ने उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चों? तुम सब? तभी अर्जुन ने कहा, सुना है, ऊंटी में एक कंचन नाम का पहाड़ है। उस पहाड़ में बसे हुए एक जंगल के बारे में बहुत सुना है। हमने सुना है बड़ा खूबसूरत जंगल है। हम लोग वहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। यह सुनते ही ढाबे का मालिक घबराता हुआ बोला, नहीं 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 नहीं, वहां मत जाओ। वहां तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहां आज भी कंचन का वास है। मेरी बात मानो, वहां मत जाओ बच्चों। ढाबे के मालिक की बात सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो गया। वह गुस्से से ढाबे के मालिक की ओर देखने लगा। उसने अपने सभी दोस्तों को वहां से चलने के लिए इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही वह सभी उस ढाबे से निकल गए। उनकी कार का रुख अब कंचन पहाड़ के जंगल की ओर था। कार उस इकलौते रास्ते पर आ गई जो एक नदी पर बना पुल था। उस जंगल में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पर कुछ कांटों भरी लकड़ियों से आगे का रास्ता बंद हुआ पड़ा था। पास एक बोर्ड पर लिखा था, इसके आगे जाना अपनी मौत को दावत देना है। बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी पढ़कर निधि गुस्से में बोली, क्या बकवास है यार, ये लोग ऐसी नेचर से भरी जगह को भी ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बंद कर देते हैं। तब अर्जुन ने कहा, ये लकड़ी आराम से हट जाएंगी, सैंडी जाकर सब लकड़ी हटा देगा। अर्जुन का इशारा पाते ही सैंडी रास्ते में पड़ी लकड़ियां हटाने लगा। लकड़ियां हटाते हुए बेचारे सैंडी को कई कांटे लगे, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने सारी लकड़ियां हटा दी। वह सब लोग सैंडी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। नैना राहुल के कान में बोली, नौकर, हमारे अच्छे काम आ रहा है ना? मैंने कहा था, सही कहा नैना, लेकिन हम इसके आगे जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? नाना, वो बुढ़ा जिस तरह से बोल रहा था उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने जवाब दिया, अरे यार, तू भी फालतू में डर रहा है राहुल, ये लोग सिर्फ डराते हैं। सैंडी ने रास्ता साफ कर दिया था। वह सब कार लेकर आगे बढ़ गए। जंगल के कच्चे रास्ते पर नेचर का मजा लेते हुए वह काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। एक जगह उन्होंने अपने टेंट लगा दिए, जहां नदी भी पास में ही थी। शाम हो चुकी थी। राहुल अर्जुन के पास जाकर बातें करने लगा। यार अर्जुन, मैंने देखा तू नैना को बड़ा घूरते रहता है। प्यार तो नहीं हो गया तुझे उससे? अबे प्यार किसे करना है? क्या मतलब? उसे प्यार के चक्कर में फंसा आऊंगा, समझा? हाँ, जैसे तूने 4 और लड़कियों को फंसाया था। पहले समझ गया मैं। वो दोनों एक दूसरे को आंख मारते हुए हंसने लगे। सैंडी उनकी बातें सुन रहा था। सैंडी नैना के पास आ गया। नैना और निधि नदी के पास फोटोज क्लिक कर रहे थे। सैंडी ने डरते हुए हकला जुबान में नैना को अपने कानों द्वारा सुनी गई सारी बात बता दी, मगर यह सुनते ही उल्टा नैना ने जोर का थप्पड़ सैंडी को लगा दिया। अर्जुन के बारे में बकवास करोगे और मैं मान लूंगी। मुझे पता है तुम भी मुझे चाहते हो, इसलिए बकवास सुनकर मुझे अर्जुन से प्यार करने से रोक रहे हो, है ना? अपनी शक्ल देख आईने में, तब तुझे पता चलेगा कोई लड़की तुझसे प्यार क्यों नहीं करती। लूजर है तू, लूजर। नैना की तेज आवाज सुनकर अर्जुन और राहुल वहां आ पहुंचे। नैना ने गुस्से में अर्जुन को सारी बात बता दी। ओए सैडी, क्या बे नैना को अर्जुन के खिलाफ भड़का रहा तू? अबे अर्जुन नैना को प्रपोज करने वाला है, समझा? और अर्जुन ने आकर सैडी को भी एक थप्पड़ लगा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कुत्ते? तूने तो मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। अर्जुन ने नैना को हक कर लिया, फिर अपनी हल्की सी तानी हंसी में सैंडी को घूरने लगा। अब तुम निकलो सैंडी, वो भी पैदल। जिस रास्ते से हम आए थे ना, उसी से निकल जाओ। अभी निकलो यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ, ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें यह बात बताई थी, लेकिन शायद यह मेरे सीधे साधे होने की सजा है। ठीक है, ठीक है। बेचारा सैंडी आंख में आंसू लिए वहां से चला गया। शाम के गहरे अंधेरे कंचन जंगल में फैल चुके थे। सैंडी आंखों में आंसू लिए चुपचाप चले जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने से बेहद फुर्ती से निकल गया। अचानक वह जगह गुलाब के फूल की खुशबू से महक उठी। तभी उसे दूर एक बहुत पुराना महल दिखाई दिया। सैंडी मुंह ही मुंह में बड़बड़ा लगा, यह तो बहुत पुराना महल लगता है, इस महल के बारे में तो कभी नहीं सुना, और यह गुलाब के फूल की खुशबू भी शायद इसी महल से आ रही है। हाँ हाँ,
सैंडी के पैर खुद बखुदा निधि की चीखें झुटी। अर्जुन और नैना तुरंत अपने टेंट से बाहर आ गए। बाहर का नजारा देखते ही सबके डर के मारे होश उड़ गए। राहुल की लाश पेड़ पे उल्टी लटकी हुई थी। उसके सिर्फ चेहरे के अलावा सारे शरीर का मांस नोचा जा चुका था और उसका दिल भी गायब था, और सभी यह देखकर बुरी तरह चीखने लगे। राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर अर्जुन और नैना के हाथ पैर फूल गए। अर्जुन ने हक लाती हुई जुबान में निधि की ओर देखकर कहा, यह सब कैसे हुआ? निधि राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा है। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा, राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाली एक किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। अर्जुन डरते हुए अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, इसका मतलब ये जगह के बारे में जो अवाय मशहूर थी वो सही है। तुम किनाओ की बात कर रहे हो अर्जुन? वो सब बातें बताने का भी वक्त नहीं है। नैना, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। हम यहां पर अब और नहीं रुक सकते। हम सबकी जान खतरे में। तभी उनके कानों में एक व्यक्ति का स्वर टकराया, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूं। तब तक उन तीनों ने पलटकर जब पीछे देखा तो उनके सामने एक 32 वर्षीय नौजवान पुलिस की वर्दी पहने हुए खड़ा था जो उस लाश को घूर रहा था। आप कौन है? मेरा नाम इंस्पेक्टर अरुण है। कुछ दिनों पहले ही पहाड़ी में मुझे 2 और लाशें मिली थीं। उनकी पहचान वर्षा और निखिल के नाम से हुई थी और उनकी लाशें भी पेड़ पर इसी तरह लटकी हुई थीं। लेकिन आपके साथ और पुलिस वाले कहां हैं? मैं यहां पर अकेला हूं क्योंकि कोई भी पुलिस वाला मेरे साथ इस जंगल में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे लगता है आपको भी यहां से चला जाना चाहिए। क्या आप देख नहीं रहे कि मेरे दोस्त को कितनी बेदर्दी से मार दिया गया है? आपने सुना नहीं क्या निधि ने क्या कहा? अभी मैंने सब सुना, लेकिन मैं भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक देखते ही देखते बहुत तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। अर्जुन, निधि और नैना को एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तूफान उन सबको उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगा। तभी आसमान में तेज आवाज से गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उन चारों के दिल दहल कर रह गए। कुछ ही पलों में अचानक तूफान थम भी गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की बूंदें उन चारों के शरीर पर पड़ी, उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। अर्जुन ने चीखते हुए इंस्पेक्टर अरुण की ओर देखकर कहा, अब तो आपको विश्वास हो गया, यहां से भागो। इंस्पेक्टर कुछ बोल पाता कि तभी नैना चीखती हुई बोली, हमें इस इंस्पेक्टर की बातों में नहीं आना चाहिए। ये खुद भी मरेगा और हम सबको बरवाए। भागो ये से। इतना कहकर नैना ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि चारों तरफ अजीब सी आवाजों का शोर मचने लगा। ऐसा लगता था मानो बहुत से किन्नर चीखते हुए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। तभी नैना को सामने एक भयानक काला साया दिखाई दिया जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लग रहा था। देखते ही देखते वह भयानक साया नैना के करीब आकर खड़ा हो गया। नैना ने देखा कि वह करीब 6 फुट का किन्नर था जिसने साड़ी पहन रखी थी और उसके मुंह पर एक लंबा सा घूंघट डला हुआ था। नैना कम कपादे हुए बोले, कौन हो तुम? उसके नर के मुंह से एक बेहद भारी मर्दाना स्वर निकलाकर, जा। इतना कहकर उस किन्नर ने अपना घूंघट उठा लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो एक बेहद भयानक चेहरे वाला किन्नर था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसकी आंखें बेहद बड़ी और गहरी नीली थीं। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर के नीचे की जमीन जम गई हो। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथ से दबोच ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नैना की दिल दहला देने वाली चीख उस जंगल में गूंज उठी। कुछ ही पल में उस भयानक बला ने अर्जुन और निधि के साथ भी वही किया। दोनों के दिल दहला देने वाली चीख से सारा जंगल सिहर उठा। इंस्पेक्टर अरुण फटी फटी नजरों से उस भयानक मंजर को देखकर कप्पा कर जमीन पर गिर पड़ा। कंचन अपना भयानक चेहरा लेकर इंस्पेक्टर अरुण के पास आकर खड़ा हो गया। उसने इंस्पेक्टर अरुण को चीखने का मौका भी नहीं दिया और उधर सड़ी उस महल की ओर पड़े जा रहा था।
वह महल के अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। सैडी ने देखा तो वह एक बाबा था जिसकी बेहद लंबी दाढ़ी और घनी मूछें थी। साधु चीखते हुए बोला, वहां मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं कौन हूं वो छोड़ो, लेकिन वहां मत जाओ बेटा। तभी सैंडी के कानों में उसके सारे दोस्त की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। सैंडी बुरी तरह से घबराते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे दोस्तों की आवाज है। इतना बोलकर सैंडी चीख की दिशा की ओर भागा, मगर साधु ने बिजली की रफ्तार से सैंडी को पकड़ लिया और डरते हुए बोला, हे, इस वक्त अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुम्हारे दोस्तों का हुआ है। तभी उन दोनों के कानों में सैकड़ों किन्नरों की भयानक आवाजें गूंज उठी। उन आवाजों को सुनकर साधु कपक पाती हुई आवाज में बोला, ये तो कंचन कंचन की आवाज है। कंचन? हाँ, कंचन के बारे में मैंने पहले कई कहानियां सुनी हैं। ये वही कंचन है क्या? साधु ने सैंडी को जो बताया उसे सुनकर सैंडी के रटे खड़े हो गए। साधु ने सैंडी को बताया कि वह कहानियां छूटी नहीं है। बहुत सालों पहले यह इलाका राजा प्रीतम के राज्य में आता था। कहते हैं कि जमाने में कंचन नाम का एक बड़ा ही सुंदर किन्नर रहता था जो राजा प्रीतम का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में राज्य की गुप्त सूचनाएं पहुंचाने का काम भी किया करता था। राजा प्रीतम ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर उस द्वार में इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया था। कंचन राजा प्रीतम की पत्नी बेहद सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देखरेख के लिए भी कंचन किन्नर को रखा हुआ था। राजा प्रीतम की पत्नी दिल ही दिल में कंचन को पसंद करने लगी और कंचन भी राजा प्रीतम की पत्नी को पसंद करने लगा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कंचन का असली नाम कंचन नहीं बल्कि कमल था और वह कोई असली किन्नर नहीं था। भूखमरी और बेरोजगारी ने उसे किन्नर का वेश लेने पर मजबूर कर दिया था, मगर राजा प्रीतम की पत्नी को देखकर कमल का दिल डगमगा गया। कुछ ही वक्त के बाद राजा प्रीतम की पत्नी भी इस राज को जान गई कि कंचन कोई किन्नर नहीं बल्कि एक मर्द था। कमल शक्ल और सूरत में बहुत सुंदर था। उसका शरीर बेहद आकर्षक था। और एक दिन राजा प्रीतम अचानक जब अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा तो उसने कंचन और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रात के वक्त कंचन को इसी जंगल में लाकर जिंदा जला दिया, मगर वो काली अमावस की रात थी। कंचन मरकर भी यहां से नहीं गया। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वह जब भी किसी लड़के और लड़की को साथ में देखता है तो वह उनका प्यार पूरा होने से पहले ही उन्हें बेदर्दी से मार देता है। साधु की बात सुनकर सैडी कुछ सोचता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, लेकिन इस महल के अंदर जाने से आपने मुझे क्यों रोका? सैडी की बात का साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सैडी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कि वह साधु उससे कोई बात छुपा रहा है। कुछ देर के लिए सैडी गहरी सोच में पड़ गया। सैंडी साधु को बहुत गौर से देखने लगा। सैडी ने देखा वह साधु अभी भी महल को हसरत भरी निगाहों से देखे जा रहा था। सैडी उस साधु की वेशभूषा को बहुत गौर से देखने लगा। उसने देखा कि उसकी दाढ़ी और मूंछें जरूर पड़ी हुई थी, मगर उसने साधु जैसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहने हुए थे। सैंडी ने जब उसके कपड़ों को बहुत गौर से देखा तो सैडी को वह कपड़े बहुत पुराने दौर के मालूम हुए। सैडी साधु से बोला, आप मुझे साधु तो नहीं लगते, और आपने कंचन के इतिहास के बारे में इतनी गहराई से कैसे बताया? आप जरूर राजवंश घराने से हैं, है ना? है ना? सैंडी ने यह बात बोली ही थी कि तभी उस साधु की आंखें किसी बिजली के बल्ब की तरह चमकने लगी। यह देखकर सैंडी के डर से रोंगटे खड़े हो गए और वह बिजली की रफ्तार से 1 फुट पीछे हटकर घबराता हुआ बोला, कौन हो तुम? इतने वर्षों में कोई मुझे पहचान नहीं पाया। तुम जरूर सच्चे इंसानों में हूं। राजा प्रीतम सिंह अचानक उस व्यक्ति का वेश बदलकर एक राजा में परिवर्तित हो गया। यह देखकर सैंडी की आंखें हैरत से भट्टी की भट्टी रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। घबराओ मत, तुम्हारे अंदर किसी के लिए कपट और मैल नहीं है। इसी वजह से तुम मुझे पहचान गए। जब मैंने कंचन को इस जंगल में जिंदा जलाया था, उसके कुछ दिनों बाद देखते ही देखते मेरे राज्य में एक महामारी फैल गई और सभी लोग उस महामारी से मरने लगे। मैंने अपने राज्य के सभी विद्वान साधु को बुलाकर जब इस विषय के बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि यह महामारी किसी और वजह से नहीं बल्कि कंचन की वजह से फैली है, जिसका असली नाम कमल था। उस साधु ने मुझे बताया, एक कमल के न जाने कितनी औरतों के साथ
अवैध संबंध थे और न जाने कितने पुरुषों के साथ भी क्या मतलब। कमल एक बहुत ही अय्याश किस्म का था जिसकी नजर मेरे राज्य पर भी थी। इतना कहकर प्रीतम सिंह ने अपना हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते उसके हाथ में एक चमकदार चाकू आ गया। प्रीतम सिंह वह चाकू सैंडी को देते हुए बोला, उस साधु की वरदान की वजह से ही मैं आज तक जिंदा हूं। जब तक कंचन नहीं मरेगा तब तक मुझे भी इस जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। साधु ने मुझे बताया था कि जब कोई बेहद साफ दिल का व्यक्ति तुमसे टकराएगा तो तुम यह चाकू उसे दे देना। अगर वह इंसान सीधा कंचन के दिल पर वार करेगा तो कंचन का अंत हो जाएगा। सैंडी जो थोड़ा डरपोक था, पता नहीं उसके अंदर उस व्यक्ति ने हिम्मत कहां से, सड़ी ने उससे वह चाकू छीन लिया और उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहां उसके साथी रुके हुए थे। कुछ ही पलों में सैंडी वहां पहुंच गया, मगर सामने का नजारा देखकर उसके खून में डर की लहर दौड़ गई। उसने देखा उसके दोस्तों की लाशें पेड़ पर लटकी हुई थीं। उनमें से एक पुलिस वाले की लाश भी थी। तभी उसके पीछे एक भयानक स्वर टकराया। सड़ी ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक 6 फुट का बेहद भयानक दिखने वाला किन्नर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे गुस्से से देख रहा था। सैडी की सांस हलक में अटक कर रह गई। सैडी को डरा हुआ देखकर वह किन्नर हंसता हुआ हंसी बोला, तू मारेगा मुझे। सड़ी के हाथ से कुछ छूटने वाला था कि तभी उसके कानों में प्रीतम सिंह की आवाज टकराई, वो चाकू उसके दिल में उतार दो बेटा, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अचानक वह किन्नर सैडी की ओर बेहद फुर्ती से आगे बढ़ा कि तभी सड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह चाकू उसके सीने में उतार दिया। सीने में चाकू घुसते ही कंचन की लग से एक जोरदार चीख निकली। देखते ही देखते पूरे जंगल में किन्नरों की आवाज गूंजने संगीत लगी और कुछ ही पलों में कंचन राख के ढेर में बदल गई। सुबह हो चुकी थी। अब वहां सैडी के अलावा कोई नहीं था। सैडी भारी मन से अकेला वहां से चला गया। वह 5 लाशें पुलिस ने बरामद कर ली और सैडी आज भी अपने उन दोस्तों को बहुत याद करता है। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अब चलिए देखते हैं पिछली वाली वीडियो पे किस किस ने कमेंट किया है। नंबर 1 पे है आलिया जी, यूके से नंबर 2 पे है वसीम जी कराची, पाकिस्तान से नंबर 3 पे है चंद्रा जी, हरियाणा से नंबर 4 पे है सुरु थापा जी, ओडिशा से नंबर 5 पे है नागेन बोरह जी, असम से नंबर 6 पे है शाहू जादव जी, पुणे से नंबर 7 पे है रिंकू जी, मुंबई से नंबर 8 पे है रुक्मणी जी, असम से नंबर 9 पे है मुकेश जी, दिल्ली से नंबर 10 पे है भारत सिंह जी, यूपी से नंबर 11 पे है रोशन सिंह जी, बिहार मुजफ्फरपुर से नंबर 12 पे है हसर जी, पंजाब से नंबर 13 पे है सचिन जी, विरार से नंबर 14 पे है अनिल जी, सांबा से 15 नंबर पे है रणवीर सिंह जी, जम्मू से नंबर 16 पे है प्रतीक शर्मा जी, गुजरात से नंबर 17 पे है चंद्रहास सिंह जी, भागलपुर बिहार से नंबर 18 पे है अनिता जी, पदम से नंबर 19 पे है निरुपमा जी, ओडिशा से नंबर 20 पे है नितिन ठाकुर जी, कनाडा से नंबर 21 पे है विकास जी, असम से नंबर 22 पे है महेंद्र सिंह जी, गुजरात से नंबर 23 पे है साइद खान जी, मुंबई से नंबर 24 पे है बिलाल खान जी, पंजाब से नंबर 25 पे है राजू जी, मणिपुर से नंबर 26 पे है विक्की जी, यूएसए से नंबर 27 पे है अर्शदीप सिंह जी, दिल्ली से नंबर 28 पे है राज श्रीधर ने, मुंबई से नंबर 29 पे है राधेश्याम राव जी, गुजरात से नंबर 30 पे हैं जुगराज जी, अमृतसर से नंबर 31 पे है मोहम्मद सिंघानिया जी, कोमिटी से नंबर 32 पे है मोहम्मद शरफराज जी, कोलकाता से नंबर 33 पे है गीता जी, नेपाल से। तो दोस्तों, ये थे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम। बस इतनी थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली कहानी के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।